हाँ, हेलो एवरीवन। शुरू कर रहे हैं आज हम लोग सेकेंड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो आइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज पर डब्ल्यू किसको बोलेंगे हम लोग, कि द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि कोई पर्सन फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली फिट है और बिहेवियरली। अब देखो यहाँ पे बिहेवियरल और मेंटल दो अलग चीजें हो सकती हैं। मेंटल सिकनेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड बिहेवियरल या इमोशनल सिकनेस इज अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, जो रिलेटिवली हम लोग कभी इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्या, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, है ना। हेल्थ हेल्थ ये एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ क्या है इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो चीजें हम लोग को डिस्कस कर रही है इस चैप्टर में, उसमें आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या स्ट्रेटेजीज उसके लिए यूज की जा सकती है ना। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उससे क्या इश्यूज इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहली चीज आती है क्या, ओवर पॉपुलेशन। जब भी बात रिप्रोडक्शन की होगी और रिप्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड होएगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड बढ़ेगी और बोलेंगे हम लोग क्या, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी होएगा इसी में, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब ओवर पॉपुलेशन किस चीज से डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है? एक बड़ा फैक्टर आता है अर्ली मैरिज। कई सारी चीजें हैं, अभी हम लोग इस चीज को देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पॉपुलेशन किसी जगह पे इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, ये अर्ली मैरिज, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। क्योंकि अर्ली एज पे मैरिज का मतलब क्या हुआ, जिस पर्सन की शादी हो रही है, जिससे चाहे फीमेल हो, दोनों ही मेंटली तो इमेच्योर हैं डेफिनेटली, है ना। वो इमेच्योर होते हैं, और जब मदर इमेच्योर होती है तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी क्रिएट होती है ना। क्योंकि प्रेगनेंसी उसी को बियर करनी है, एक यूटेरस के अंदर एक लाइफ को क्रिएट करने का काम मदर को करना है। तो एक इमेच्योर मदर एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको पता नहीं है कि उसको खुद की केयर कैसे करनी है, उसको प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर नहीं पता होती है। प्लस दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क आता है क्या, अर्ली मैरिज के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज, एसटीडीज। एसटीडीज से प्रिवेंशन कैसे होगा, क्या किया जाए कि एसटीडीज ना हो, कैसे उनसे बचें, पर्सनल हाइजीन क्या है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, ये चीजें नहीं पता होती हैं अर्ली एज में, है ना। तो इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। एक और चीज आती है क्या, इंक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मदर और जो न्यूबॉर्न बेबी है या जो फीटस है, उनकी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, इंक्रीज रहती है, जब बात हम लोग करते हैं किसकी, अर्ली मैरिज की। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनको दूर करना भारी मुश्किल काम रहा है ना। बहुत लंबा समय लगा इन चीजों से निपटने में। आज भी अर्ली मैरिज ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है हम लोग की कंट्री में, नॉट ओनली हम लोग की कंट्री, दुनिया के कई जगह हैं जहां पे अर्ली एज में मैरिज कर दी जाती है। आज भी काफी जगहों पे होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समवॉट हम लोग इससे मुक्ति पा गए हैं, कुछ हद तक, काफी हद तक पा चुके हैं। तो क्या स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट की रही, या जो अथॉरिटीज रही हैं इस चीज के कंट्रोल करने के रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज रही हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशंस रहे, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई? देखा जाए सरप्राइजिंगली, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री विच हैव एग्जीक्यूटेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हम लोगों की कंट्री दुनिया में वो पहली कंट्री है जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर ऑफ 1951। स्टिल हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड के, है ना, स्टिल हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इसमें किया क्या गया इस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे टारगेट क्या था हमारा कि पब्लिक को, है ना, अवेयर करना है, किसके लिए, अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अबाउट रिप्रोडक्शन, अबाउट ओवर पॉपुलेशन, इन सब चीजों के रिगार्डिंग पब्लिक को अवेयर करना होगा। अवेयर करने का प्रोग्राम था कि अवेयर किया जाए ताकि हम इन चीजों से बच सकें। कैसे किया गया, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रिंट मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी है,
उसको भी यूज किया जाता है। कौन कर रहे थे, किन किन लोगों ने इसमें काम किया? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। किसको इन्वॉल्व किया जाना जरूरी था इन प्रोग्राम्स में, या आज भी किसको इन्वॉल्व किया जाना जरूरी, या कौन वो लोग हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं? पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर्स। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपनी लाइफ का एक लंबा टाइम टीचर्स के साथ बिताता है। अगर हम लोग स्कूल्स की बात करते हैं तो बच्चा सुबह स्कूल में आता है, पूरा दिन स्कूल में बिताता है, फिर शाम को कुछ समय ऑफलाइन कोचिंग्स और ऑनलाइन कोचिंग्स, और उसके बाद जो समय मिलता है कुछ घंटे का, वो अपने घर पे पेरेंट्स के साथ बिताता है। तो टीचर्स का रोल बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीजों को बच्चों को समझाने में, जो कि बेसिकली कोई टीचर, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, शायद ही करते हों। ठीक है, आगे देखा जाए और क्या क्या इसमें चीजें आ सकती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग जब बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की या पॉपुलेशन की, तो कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पब्लिक को अवेयर किया जाए, है ना। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है लंबे समय से, आज भी चल रहा है वो प्रोग्राम, उसमें हम लोगों को एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या? सेक्स एजुकेशन। बच्चों के अंदर इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, जिसको हम लोग स्कूल्स में कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स, स्किट्स, प्लेज, है ना, तमाम तरीके की चीजें हैं जिसके जरिए इन चीजों के बारे में, मतलब सेक्सुअल एस्पेक्ट्स को लेकर क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं सोसाइटी में, उनको बता सकते हैं। उनसे कैसे बच्चों को बचाया जा सके, उन चीजों में जो गलत इंफॉर्मेशन जाती है सोसाइटी के अंदर, उनसे बच्चों को बचाना जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? बच्चों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कुछ इस तरीके के इन्फेक्शंस उनको होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनसे बचना कैसे है, उनको छुपाना नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है, किसी भी वजह से होता है, अब कोई जरूरी तो नहीं कि STI है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होएगा, रूट कोई और भी हो सकता है, किसी और वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे कई सारे तरीके होते हैं। तो इन केस अगर किसी को होता है तो उसके बारे में तुरंत कंसर्न डॉक्टर या अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट इन्फॉर्म करें, इससे पहले कि कंडीशन ज्यादा वर्सन हो जाए। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें कई तरीके की चीजों के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए। ठीक, तो नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और STDs एंड STIs। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, किन चीजों से एसोसिएटेड है ये, क्या सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है, या उसके प्रोडक्ट्स, उससे बनने वाले हार्मोन से अदर चीजें बाकी बॉडी फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। ये इंफॉर्मेशन भी बच्चों को होनी चाहिए, स्पेशली एडोलेसेंट्स को जो स्कूल्स में जा रहे हैं। प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इन्फेक्शंस, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो किसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? एडोलेसेंट्स, जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स में जा रहे हैं, प्लस वो पर्सन्स, वो सारे पर्सन्स जो रिप्रोड्यूसिबल एज में है या अर्ली मैरिज की एज में है या मैरिजेबल एज में है, जिनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है अब जल्दी से जल्दी, तो उनको पता होना चाहिए उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। उनको पता होना चाहिए सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में। उनको पता होना चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, ताकि वो उससे बच सकें, प्रिवेंट कर सकें खुद को, और इन केस अगर अफेक्टेड हो जाएं तो इजीली क्योर किए जा सकें। तो और क्या चीज इसमें आएंगी? बात आएगी इसमें क्या? बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। किसी पर्सन, किसी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली पूरी तरीके से हेल्दी होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब तक बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस की जरूरत होगी। किसको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? द फर्टाइल कपल्स, वो कपल्स, वो मैरिज पर्सन्स जो फर्टाइल हैं, जिनके चांसेस हैं रिप्रोडक्शन करवाने, मतलब रिप्रोडक्शन के, पर्सन ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप्स, ऐसे पर्सन या ऐसे एडोलेसेंट्स जो उस एज में पहुंचने वाले हैं जब मैरिज की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती है ना, जिनकी मैरिज होने नेक्स्ट फ्यू टाइम्स में, फ्यू इयर्स में जिनकी मैरिज होने वाली है। आफ्टर मैरिज किसी भी कपल को, स्पेशली गर्ल्स को या फीमेल्स को, मदर और चाइल्ड केयर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है होना ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, एक प्रेग्नेंट मदर है, उसकी केयर कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब केयर, प्रेग्नेंट मदर की केयर का मतलब क्या हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो मदर को नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। डाइट, मदर की डाइट बैलेंस होनी चाहिए, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ चीजें अवॉइडेबल हैं जो नहीं मदर को इनटेक करनी चाहिए, जैसे अल्कोहल है ना, जैसे कि स्मोकिंग। इस तरीके की कोई भी चीज जो हार्मफुल है बॉडी के लिए वो मदर को नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट जरूरी है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे बैलेंस क्वांटिटी में बॉडी के अंदर जाने चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, पोस्ट नेटल केयर भी बात वही आती है कि हेल्दी मदर को होना है, कुछ एक्सरसाइजेज जरूरी होती हैं करने ताकि बॉडी जल्दी से जल्दी फिट हो पाए। ठीक है, और डाइट का बैलेंस जरूरी है क्योंकि मदर को बच्चे को फीड कराना है ना, मिल्क। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है ना, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो मिल्क ही है जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उस बेबी का फूड है, उसी पे बच्चा डिपेंड करता है ना। 6 मंथ तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए ना, इवन वाटर तक नहीं। अगर बच्चे को भूख या प्यास जो भी लग रही तो उसके लिए एक ही चीज अवेलेबल होनी चाहिए, मदर का मिल्क। फिर इक्वल इंपॉर्टेंस टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, लगभग अब दी भी जा रही है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में ये चीज देखने को मिलती है कि मेल चाइल्ड की इंपॉर्टेंस कहीं कहीं पर ज्यादा दिखती है। कुछ लोगों को अफिनिटी अभी भी ज्यादा होती है इस चीज को लेकर कि लड़का होना ही चाहिए। फर्क नहीं पड़ता ना इससे, अच्छी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को कितना बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, उसको कितना बेहतर इंसान बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि बच्चे कितने ज्यादा हैं या बच्चे लड़के ही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए, रिप्रोडक्शन की फैसिलिटीज, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर इंप्रूव करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को नॉलेज के साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, है ना, कुछ फैसिलिटीज भी चाहिए होंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए, उन कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए जो बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकती हैं, जो हमारी सोसाइटी को हेल्दी बनाएंगी। क्या चीजें हैं इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, आपके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी हर जगह होने चाहिए, जल्दी कम दूरी पे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे हॉस्पिटल है और वहां पर पता चला 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर कोई चीजें ही नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज, और पेशेंट्स को या लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, इनकन्वीनियंट होगा ये, है ना। ऐसे इस तरीके से हम सोसाइटी में को हेल्दी नहीं रख सकते हैं, वहां पे चीजें सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होना चाहिए हमारे पास, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ बढ़िया है ना, सेंट्रल एसी आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है, जो लोग हैं उनको अपना काम सही से नहीं पता, कोई फायदा नहीं ना। जो भी प्रोफेशनल पर्सन हो वहां पे वो एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है और क्यों करना है। मटेरियल सपोर्ट, आपके पास बढ़िया डॉक्टर है, आपके पास बढ़िया नर्सिंग स्टाफ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास मटेरियल सपोर्ट नहीं है। मटेरियल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब आपके पास मेडिसिन नहीं है, से मान लो आईसीयू है तो वेंटिलेटर नहीं है, वहां पे वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर गायब है, मटेरियल सपोर्ट नहीं, आप क्या कर लेंगे? आप सारी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, आप उस जगह को, उस हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट सेटअप हो या सीएससी पे हो, आप उसको बेटर वे में रन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फिर उसके साथ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और साथ ही में मटेरियल सपोर्ट चाहिए, और इन सब के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड। सब कुछ आपके पास है, लेकिन अब आपके पास एक बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो एक्सपर्टीज आपके पास है, जो मटेरियल सपोर्ट आपके पास है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी बेटर प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो भी बढ़िया काम नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज भी जरूरी है। आगे देखें, गवर्नमेंट इस चीज के लिए एक प्रोग्राम चला रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आरसीएच बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके की रिसर्च करते रहते हैं। तो रिसर्च जरूरी है, क्यों जरूरी है ना? रिसर्च किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपकी डिफेंस हो, आप
कोई भी फील्ड उठा के देख लें, रिसर्च इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट रिसर्च हम नई टेक्नोलॉजीज या नई इन्वेंशंस नहीं पा सकते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने मेथड्स के अंदर जो कमियां हैं हम उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च जरूरी है। क्यों? टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स। अब हम बात कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल या हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो हम लोग उसी चीज पे स्टिक करेंगे कि रिसर्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में रिसर्च क्यों जरूरी है। टू फाइंड आउट द न्यू मेथड्स, नए नए मेथड्स पता करने के लिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सपोर्ट कर सके, एंड टू इम्प्रोवाइज द एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको हम लोग दूर कर सकें। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन करते हैं इस तरीके की रिसर्च? ये काम गवर्नमेंट कर सकते हैं, ये काम एनजीओ कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपकी कंपनी जैसे फाइजर है, तमाम तरीके की कंपनियां हैं, सिप्ला है, जो मेडिसिन बनाती हैं ये लोग, है ना। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, सर्जिकल एंड तमाम तरह की कंपनी जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स या अलग अलग तरीके की डिवाइसेस बनाती हैं, आर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसी के लाइन में एक एजेंसी है, बोलते हैं CDRI, लखनऊ में ये गवर्नमेंट सेंटर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी आप लखनऊ में जाए तो इस चीज को देख सकते हैं जाकर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। यहां पे ड्रग्स के बारे में रिसर्च होती है, और एक बड़ी ही कॉमन और पॉपुलर ड्रग है सहेली, जो नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल है, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल का मतलब क्या हुआ? ज्यादातर जो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज की जाती थी फॉर द बर्थ कंट्रोल पर्पजेस, वो सारी की सारी आपकी स्टेरॉयडल होती थी। अब स्टेरॉयडल होने से प्रॉब्लम क्या आती है? साइड इफेक्ट्स ज्यादा मिलते हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन जो होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या कोई भी अदर डिवाइस ड्रग हो, तो वहां पे साइड इफेक्ट ज्यादा मिलते हैं हम लोगों को। लेकिन सहेली जो है, इसमें जो कंटेंट यूज किया गया उसका नाम क्या है? सेंटक्रोमेन। सेंटक्रोमेन को यूज किया गया बजाय एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन को यूज करने के। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है? स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं या केमिकल्स हैं। उसकी जगह पर सेंटक्रोमेन को यूज किया गया किसके अंदर? सहेली के अंदर, जो नॉन स्टेरॉयडल कंपोनेंट है। अब नॉन स्टेरॉयडल होने की वजह से इसके साइड इफेक्ट जो है वो मिनिमम रहे। तो बड़ी पॉपुलर ड्रग रही है और अभी भी है, यूज की जाती है, ठीक है। तो रिसर्च इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप नई चीजों को खोज सकें, वो चीजें जो आपको अफेक्ट कर रही हैं एडवर्सली, जो साइड इफेक्ट्स डाल रही हैं, उन साइड इफेक्ट से बचा जा सके। अब रिसर्च के साथ जब रिसर्च होती है तो रिसर्च से अच्छी चीजें मिलती हैं और कुछ चीजों का मिसयूज भी किया जाता है। जैसे एक टेक्निक है अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस होता क्या है? आपने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हैं आप, कि एक बच्चा यूटेरस के अंदर जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको एमनियन बोलते हैं, है ना। उस एमनियन के अंदर फीटस जो है वो प्रोटेक्टेड है और वो फ्लोट कर रहा है इन द एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को अगर आप एनालाइज करें तो उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स होंगी जो फीटस से रिलीज हुई होंगी, यानी कि फीटल ओरिजिन की होंगी। उन सेल्स को इंजेक्शन के थ्रू निकाल लिया जाता है, ठीक है, और उसको एनालिसिस करके हम उस फीटस के अंदर होने वाले किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ फीटल का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि फीटल का सेक्स क्या है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए प्लस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए, इन दोनों कामों के लिए यूज किया जा सकता है अम्नियोसेंटेसिस को, ठीक है। तो ये चीज तो यूज की जा रही है, लेकिन साथ में जो इसका मिसयूज किया हुआ, फीमेल फिटिसाइड, ये बहुत बड़ा मिसयूज रहा इस टेक्नोलॉजी का, कि जैसे ही पता चला कि जो फीटस है वो फीमेल है तो फीमेल फीटस को किल कर दिया, है ना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड का भी यूज ऐसे ही किया जा रहा है, बैन है। आप अगर किसी भी पैथोलॉजिकल सेंटर पर जाएं तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा होगा कि यहाँ पे भ्रूण या लिंग की जांच नहीं की जा सकती, ये गैर कानूनी अपराध है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे ऐसे काम होते हैं। तो एम्नियोसेंटेसिस को लीगली बैन कर दिया गया है फॉर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, ठीक है। किसी भी तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन बैन है और वो इलीगल है, पनिशेबल ऑफेंस है। उसके लिए उस पर्टिकुलर सेंटर की जहां पे ऐसा प्रैक्टिस की जाती है उसको सील किया जा सकता है। जो डॉक्टर या जो स्टाफ वहां पे इन्वॉल्व है उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान है हम लोग के यहाँ।
लेकिन लूप होल्स तो हर जगह होते हैं। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज किया जा सकता है? पॉपुलेशन एक्चुअली है क्या? पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन बोलेंगे किसको? किसी पर्टिकुलर एरिया में ना, नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम, किसी एक गिवन एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक समय, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक स्पीशीज की कितनी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये उस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन कहलाती है। क्लियर? किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में किसी एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं एट अ गिवन टाइम इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक है? तो अब ये पॉपुलेशन अफेक्ट कैसे होती है ना, इस पॉपुलेशन का इन पर्टिकुलर किसी की पॉपुलेशन अचानक से वहां पे बढ़ने लगे तो बोलते हैं हम लोग क्या कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहां की। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, कैसे इसकी स्टडी करते हैं कि चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन की साइज चेंज हो रही हो, है ना, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कंपोजिशन बदल रहा हो। अब कंपोजिशन बदलने का मतलब क्या हुआ, किसी एक की नंबर इंक्रीज हो, जैसे मान लो अगर हम लोग सेक्स की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो किसी की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ज्यादा तेजी से, तो क्या हो रहा है कि कंपोजिशन बदल रहा है। या रिलीजियस लेवल पे इस चीज को देखा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कहीं पे इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी नंबर बढ़ती चली जा रही है जो कि पहले कम थी, तो बोलेंगे क्या कि वो कंपोजिशन वहां पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाए। जैसे सपोज करो कोई एरिया हिली एरिया है जहां पे लैंड प्लेन जगह पे कम है, तो जिस जगह पे प्लेन जगह होगी वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा इकट्ठा होगी, जहां पे हिली एरिया होगा, उबड़ खाबड़ जमीन होगी, जहां पे स्लाइड लैंडस्लाइड इस तरह की चीजें ज्यादा रहेंगी, उस एरिया में पॉपुलेशन कम रहेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस यानी इन दैट गिवन एरिया, ये वो तरीके हैं जिससे हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेस या प्लेस की डेमोग्राफी को चेक करते हैं या डेमोग्राफिकल स्टडीज करते हैं। तो बात आती है कि अब यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन की रेट इंक्रीज हो रही है या किसी भी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी सुधरी हैं, हम लोगों के पास फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया हुई हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूवाइज हुई है, तो इसका एक प्रॉब्लम क्या आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे किस चीज को कि रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन सडनली रैपिडली इंक्रीज कर जाती है तो बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? फर्टिलिटी, अगर फर्टिलिटी ज्यादा होगी किसी पॉपुलेशन के अंदर, अब फर्टिलिटी ज्यादा कब होगी? जब वहां पे मैरिजेबल एज के लोग ज्यादा होंगे, यानी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जब यंगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक फैक्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है। मॉर्टिलिटी, अगर मॉर्टिलिटी रेट कम है, लोग मर कम रहे हैं बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड मेडिकल हेल्थ, जो कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए ये चीज हो रही है, तो उसमें भी क्या है, आप भाई मॉर्टिलिटी रेट कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। माइग्रेशन, एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में बाहर से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपनी कंट्री में देखें ना, एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि बाहर से लोग दूसरी कंट्री से एंटर कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंट्री उस जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बोल सकते हैं कि ये एक फैक्टर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। मैरिजेस, जब मैरिजेबल एज में होगा तो मैरिज तो होगी ही, खैर है ना, अब ये थोड़े ना कर सकते हैं आपकी लॉ कर दे कि भाई मैरिज नहीं करनी है, तो मैरिज तो होगी, जब मैरिज होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ेंगे, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी समवॉट लाइक माइग्रेशन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी या जियोग्राफिकल एरिया का पर्टिकुलर जगह पे कोई पॉपुलेशन है, कोई रिलीजियस पॉपुलेशन हो सकती है, वो किसी भी तरीके से एक ग्रुप है, वो मूव करके पूरा ग्रुप मोबिलाइज हो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, नतीजा जहां पे वो छोड़ के जिस जगह पे जाएंगे वहां की पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज करेगी, बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। क्या कारण हो सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? अगर इसको देखा जाए तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है? इंक्रीज एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया है। क्यों बेहतर हुआ? क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। पहले जो डिजीज, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस लेथल थी, जानलेवा थी, आज वो बड़ी आसानी से क्योर की जा सकती हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इवन डायरिया से पहले बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा होती थी, मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी सिंपल डायरिया से,
है ना, आज उसको हम लोग चेक कर सके हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं, कॉलरा है, डायरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, आप जापानीज इंसेफेलाइटिस ले लीजिए, जो अभी कुछ साल पहले तक अगर हम अपने पूर्वांचल में देखें तो वहां पे इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें काफी भारी कमी आई है। तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं, है ना। डिक्रीज मॉर्टेलिटी रेट, वही बात हो गई। डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मेडिकल फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज हो चुकी हैं। बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या लेबर, चाइल्ड एंड मदर डेथ रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी किसी समय, आज जो बहुत कम है। तो वो भी एक बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल पर्सन, यंगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो ये से हो नहीं है। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब के पीछे क्या है? बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। तो देखिए यहां पे देखा जाए अगर इस पूरे इसमें, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम जो सही कहा जाए तो क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल पर्सन। हम ये नहीं कर सकते कि एवरेज लाइफ स्पैन नहीं होना चाहिए ज्यादा, भाई ये लाइफ स्पैन कम करो, नहीं ना, ये नहीं कर सकते हम मॉर्टेलिटी रेट जो डिक्रीज होगी उसको बढ़ा नहीं सकते हैं पॉपुलेशन कम करने के लिए, लेकिन यही लोग मरे और पॉपुलेशन कम हो जाए। ये कोई तरीका, ये कोई मेथड नहीं हो सकता, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। एमएमआर और आईएमआर डिक्रीज हो गया है, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं इसको इंक्रीज कर देना चाहिए, इंक्रीज रहे, ज्यादा डेथ रहे तो पॉपुलेशन कम रहेगा, नॉट पॉसिबल, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बर्थ कंट्रोल। अब रिप्रोड्यूसिबल पर्सन का नंबर ज्यादा तो उसको भी नंबर तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन उन रिप्रोड्यूसिबल पर्सन जो हैं, जो पर्सन जो उस एज ग्रुप में जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं, उनको अवेयर करना होगा इस चीज के लिए कि भैया प्रॉब्लम क्या है ओवर पॉपुलेशन की, है ना। लार्जर फैमिलीज की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपकी फैमिली बहुत लंबी होगी, बहुत बड़ी होगी, और उसके बेनिफिट्स, शॉर्ट फैमिली, छोटी फैमिली के बेनिफिट्स क्या है वो बताए जाए, लार्जर फैमिली के ड्रॉबैक्स क्या है वो बताए जाए, है ना। तो ये क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में देखा जाए। फर्स्ट चीज एजुकेशन। एजुकेट करिए उन पर्संस को जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा स्मॉलर फैमिली के बेनिफिट्स उनको बताए जाने चाहिए, लार्जर फैमिलीज के ड्रॉबैक्स बताए जाने चाहिए। आल्दो दोनों ही के बेनिफिट और ड्रॉबैक होते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट थिंग है। फिलहाल स्मॉल फैमिलीज नीड है, टाइम की नीड है, तो बेनिफिट ऑफ स्मॉल फैमिलीज हमारे दो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत साल से चल रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाना चाहिए कि अब फैमिली प्लानिंग में क्या चीज हम लोग बताएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए उन पॉपुलेशन के अंदर। यूजली ये कहां पे किया जाता है? स्कूल्स में, जब एडोलेसेंट्स हैं, जब हम लोग 9th-10th के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसी समय से इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए, जो कि बताया भी जा रहा है फिलहाल उनके सिलेबस में है ये सारी चीजें, है ना। मैरिजेबल एज इंक्रीज की जानी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में मेल के लिए 21 ईयर और फीमेल के लिए 18 ईयर्स है। गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको इंक्रीज करने की, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मिलेगी होपफुली, क्योंकि ये इंक्रीज होनी चाहिए अगर हम लोग को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू द पेरेंट्स हैविंग 1 to 2 किड्स। ऐसे पेरेंट्स जिनके पास 1 या 2 ही बच्चे हैं, उनको कुछ इंसेंटिव का मतलब क्या, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको कुछ स्पेशल फील होना चाहिए कि हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया सोसाइटी के लिए, है ना। कुछ उनको रिवार्ड होना चाहिए ताकि उन दूसरे लोग भी इंकरेज हो इसको देख के कि हाँ अगर हम करेंगे तो हमको भी रिवार्ड किया जाएगा। डिमेरिट्स ऑफ लार्जर फैमिलीज की प्रॉब्लम्स, उसकी डिमेरिट्स क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी होगी। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई पर्सन है से मान लो बिजनेसमैन है या कोई फार्मर है, तो उसके पास लैंड लिमिटेड है, अगर बच्चे कम होंगे, 1 या 2 होंगे, तो वो 1 या 2 टुकड़े में ही डिवाइड होगी वो लैंड। लेकिन अगर 4 या 5 बच्चे हैं, तो जब वो बच्चे बड़े होंगे, सबकी खुद की फैमिली होगी और वो पर्टिकुलर लैंड 5 हिस्सों में बांट दी जाएगी और सबके हिस्से में छोटी छोटी जमीन आएगी, उससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए, ठीक है। तो आगे आती है बात क्या, बर्थ कंट्रोल की। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये कैसे काम करते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आज का सेशन यहां खत्म करते हैं। कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा, लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।